कैसे प्रियंका गांधी ने ईरान के लोगों के हौसले को सराहा, कैसे अमेरिका जो ईरान को धमका रहा था उन्हें जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने सुनाया, कैसे अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार हुआ ये सीज फायर मोदी सरकार के लिए सवालों की बौछार लाने वाला है, कैसे इस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच विदेश नीति को लेकर बहुत से अनकंफर्टेबल करने वाली क्वेश्चन मार्क्स हैं जो इस सरकार को अब फेस करने पड़ेंगे। दोस्तों सब जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ है वो युद्ध विराम कम और अमेरिका का सरेंडर ज्यादा लगता है, क्योंकि ये वही अमेरिका है जो न केवल ईरान को स्टोन एज यानी कि पाषाण युग में पहुंचाने का ऐलान कर रहा था, बार बार कर रहा था, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गंदे भाषण, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। और तो और राष्ट्रपति ट्रंप ने हद तब पार कर दी जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि ईरान की सिविलाइजेशन, उनकी पूरी की पूरी सभ्यता को नष्ट कर देंगे। सभ्यता को नष्ट आप कैसे करते हैं? वहां के लोगों को पूरी तरह से खत्म करके। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान में जेनोसाइड, नरसंहार करने का एक तरह से खुला आह्वान कर रहे थे, लेकिन इस बीच किसी ने कल्पना भी नहीं की थी तब अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा उनको कहना पड़ा कि वो 2 हफ्ते का सीज फायर करते हैं। इजराइल ने कहा हाँ हम मानते हैं, और ईरान ने कहा ठीक है, आपके सीज फायर का प्रपोजल हमको मिल गया है, हम भी सीज फायर करते हैं, बातचीत जारी रहेगी। लेकिन सब जानते हैं कि दुनिया भर में दोस्तों इस युद्ध को रुकने के बाद एक राहत तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आफत अब खड़ी हो गई है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी विदेश नीति और उनकी सरकार के सामने। क्योंकि दोस्तों बहुत से सवाल हैं जो विपक्ष के लोग आने वाले वक्त में पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले में क्या किया। दोस्तों एक्चुअली में क्या हुआ, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऐलान किया कि बीती रात वो इतनी बुरी तरह से ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे कि ईरान की सिविलाइजेशन नष्ट हो जाएगी, तो बहुत ही ज्यादा गलत बयानी थी ये, बहुत ज्यादा गलत बयानी थी। तो अमेरिका के अंदर भी उनके राष्ट्रपति की बयानी की जबरदस्त निंदा हो रही है। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, वहां के जो आम लोग थे वो ह्यूमन चेन बनाकर उन्हीं पावर प्लांट्स के बाहर खड़े हो गए। इस तरह से वो मतलब ऐलान कर दिया उन्होंने कि आपको बम गिराना ना गिराइए, हम पे गिराइए। लाखों लोग, ऐसा नहीं कि हजारों लोग, लाखों लोग। दोस्तों वहां के राष्ट्रपति ने कह दिया कि 14 मिलियन लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर करवाया इस बात पर कि वो ऐसे जहां जहां बम गिराने के लिए अमेरिका धमका रहा है वो सड़क पर खड़े होने को तैयार हैं, और वो भी उनमें से एक है। जब इस तरह की तस्वीरें आई कि लोगों ने ह्यूमन चेन बना दी वहां जहां बम गिराए जाने हैं, तो प्रियंका गांधी ने इस बात की सराहना करते हुए कहा, पश्चिमी शक्तियां द्वारा घृणित भाषा का प्रयोग करते हुए एक सभ्यता के अंत की घोषणा किए जाने के बीच ईरानी पुरुषों और महिलाओं ने अपने देश के संसाधनों के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाई। पूरी दुनिया देख रही है और समझ रही है कि कैसे पश्चिम के चेहरे से नैतिकता का पर्दा हट गया है। घृणा, क्रोध, हिंसा और अन्याय कभी नहीं जीतते, साहस हमेशा जीतता है। तो प्रियंका गांधी ने न केवल ईरान के लोगों की हौसला अफजाई की, बल्कि ये भी कहा कि साहस हमेशा जीतता है। हालांकि दिलचस्पी है कि प्रियंका गांधी ने रात को ये बात बोली और सुबह देखिए खबर आ गई कि सीज फायर हो गया। हालांकि सीज फायर को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी और सबसे पहले ईरान जो ऐलान किया गया वो ईरान द्वारा किया गया, उसके कुछ 20-22 मिनट के आसपास के बाद पाकिस्तान द्वारा उसका ऐलान किया गया। लेकिन बात केवल प्रियंका गांधी की नहीं है दोस्तों, राहुल गांधी ने भी इस जो सिविलाइजेशन नष्ट करने वाला बयान था ना ट्रंप का, उसका बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध किया, निंदा की और कहा युद्ध दुखद होते हैं फिर भी वो एक वास्तविकता बने हुए हैं। आधुनिक दुनिया में सभ्यता के अंत की कल्पना करने वाली कोई भी भाषा या कार्रवाई अस्वीकार्य है। परमाणु हथियारों का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो परमाणु हथियारों का जिक्र क्यों किया राहुल गांधी ने, आप ये कहेंगे। एक्चुअली में हुआ क्या, जब सिविलाइजेशन नष्ट करने की बात हुई ना, तो पूरी दुनिया में इस तरह की बातें होने लगी कि कई ऐसे बम होते हैं जो परमाणु से हल्के होते हैं, लेकिन जिस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह इस्तेमाल हो रही थी ना इस वॉर में, उससे कई ज्यादा ताकतवर होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि छोटा मिनी एटम बम होता है वो, उससे एक सीमित जगह में बहुत भयानक तबाही मच सकती है। और दुनिया जानती है कि पहली बार भी जब परमाणु हथियार इस्तेमाल हुआ था तो भी अमेरिका नहीं किया था, हिरोशिमा नागासाकी में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की जो बदजुबानी थी वो इस लेवल पर पहुंच गई थी, और इस तरह से ईरान पर अमेरिका हमले कर रहा था। उसके स्कूल्स, उसके इंस्टीट्यूशंस, उसके हॉस्पिटल्स, उसके स्टेडियम, मतलब सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना। तो बचा क्या था अब? तो ये चर्चा दुनिया भर में शुरू हो गई थी, अमेरिका में भी शुरू हो गई थी कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं ईरान के खिलाफ, क्योंकि ऐसे तो हरा नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट व्हाइट हाउस को ऑफिशियली बयान जारी करना पड़ा कि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन के बारे में नहीं सोच रहा है।
इसका मतलब आप सोचिए कितना सीरियस इशू हो गया होगा, वहां की मीडिया में बात उठने लगी। तब आप कह सकते हैं दोस्तों कि करीब रात 11:17 के आसपास, जब ये ह्यूमन चेन बनाई जा रही थी और पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित थी कि पता नहीं ट्रम्प क्या करने वाला है, अमेरिका क्या करने वाला है, तब राहुल गांधी ने ये बात बोली। और केवल राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी नहीं दोस्तों, महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद हैं, उन्होंने भी ईरान की तारीफ करते हुए, क्योंकि अब सीज फायर हो चुका है और ये सीज फायर ईरान की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, तो इसीलिए दोस्तों आज सुबह महुआ मोइत्रा ने ये कहा, ईरान ने दुनिया को साहस और दृढ़ निश्चय का असली मतलब सिखाया। शायद अब हमारे नेतृत्व को भी दादागिरी करने वालों से सख्ती से निपटना चाहिए। भारत को अपने स्वयं के युद्ध विराम, अपने स्वयं के व्यापार समझौते और अपने स्वयं की ऊर्जा नीतियां घोषित करनी चाहिए। जय हिंद। दरअसल यहां पर वो कटाक्ष कर रही थी मोदी पर कि हमें भी इस तरह की हिम्मत दिखाई जानी चाहिए जो ईरान ने दिखाई। ईरान को कितना बुली किया अमेरिका के राष्ट्रपति, बुली से कहीं ज्यादा किया, मतलब गाली गलौज कर दी। अब इससे ज्यादा क्या बचा है? स्टोन एज में पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या हुआ अंत में? सीज फायर करना ही पड़ा ना। ये सीज फायर तो राष्ट्रपति ट्रंप को पहले दिन से पता था कि उनको करना पड़ेगा। और क्या हासिल हुआ है इस युद्ध से? और जो खोया है दोस्तों अमेरिका ने, उसकी कोई भरपाई नहीं है। अमेरिका की हेजेमनी पर सवाल उठ गए हैं, अमेरिका पर भरोसा उठ गया पूरी दुनिया का। अमेरिका के नेतृत्व के मतलब वो क्या बोल रहे हैं कोई भरोसा नहीं कर सकता। वो आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, और इसकी ना कोई भरपाई नहीं होती। जब विश्वास टूटता है ना, तो उसको बनाने में दशकों लगते हैं। तो यही एक्चुअली में महुआ मोइत्रा ने पीएम पर, उनकी सरकार पर कटाक्ष किया कि सीज फायर का ऐलान सबसे पहले ईरान की तरफ से हुआ। ईरान की विदेश मंत्री ने एक तरह से युद्ध विराम की बात कही 2 हफ्ते की। तो ये हम भी कर सकते थे जब ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। दोस्तों सब जानते हैं ट्रंप की तरफ से पहला ऐलान हुआ। हमारे यहाँ पर ये भी जानते हैं दोस्तों कि रूस से तेल खरीदने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया और हमको वो बात माननी पड़ी क्योंकि टैरिफ लगा हुआ था। तो ये सारे मुद्दे हैं जो अब उठेंगे, जो अब तक नहीं उठ रहे थे। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया युद्ध के मतलब इस पूरे संकट से जूझ रही थी। और दोस्तों उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी अगर कोई देश बना है तो भारत बना है। मिडिल ईस्ट के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रभाव उस पर किसी का पड़ा है तो वो भारत पर पड़ा है। हमारे यहाँ एलपीजी का संकट, हमारे यहाँ तेल के संकट की स्थिति पैदा हो सकती थी, जो अब उम्मीद है कि अब नहीं होगी। हमारे यहाँ बहुत बड़े लेवल पर लोगों की नौकरियां गई हैं और ये सब पटरी पर कब आ पाएगा ये भी नहीं पता है। यहाँ मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों कि इस पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान ने जो मीडिएशन किया है ना, पाकिस्तान के पीएम की तरफ से सीज फायर का ऐलान होना और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने उसको इंडोर्स किया, वहां के आसिम मुनीर का नाम भी लिखा अपने वक्तव्य में। इस बात को लेकर भी भारत की विदेश नीति की बहुत उस पर सवाल उठेंगे। विपक्ष उठाएगा सवाल कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा था तो आप क्यों नहीं कर रहे थे। हालांकि ये सवाल जब ऑल पार्टी मीटिंग में पूछा गया था तो विदेश मंत्री द्वारा कहा गया था कि हम दलाल नहीं, हम दलाल स्टेट नहीं है। यहाँ मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, विपक्ष का ना एक स्टैंड रहा है कांग्रेस पार्टी का। आपको याद होगा जब खामेनी साहब को मारा गया था तब भी भारत सरकार को 6 दिन लग गए थे इस पर शोक प्रकट करने में। तब भी सोनिया गांधी ने बकायदा आर्टिकल्स लिखे थे अंग्रेजी हिंदी अखबारों में और बिल्कुल इसकी भत्सना की थी और भारत सरकार से कहा था कि अब तो बोलिए, आपको बोलना ही पड़ेगा। एक राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से उनको मारा गया। दोस्तों अंत में क्या हुआ, भारत सरकार को अपने अधिकारी को भेजना पड़ा। न केवल अधिकारी को भेजना पड़ा, बीजेपी के लोगों की लाइन लग गई उसके बाद ईरान के एम्बेसी में। दूसरा अब सवाल ये भी उठेंगे कि पीएम युद्ध से 2 दिन पहले इजराइल गए, लेकिन युद्ध से निकल कर क्या आया? इजराइल के आयरन डोम की धज्जियां उड़ा दी ईरान ने। दूसरा, ईरान ने जो सुप्रीमेसी हासिल की है इस युद्ध के बाद, पूरी पॉलिटिक्स बदल गई मिडिल ईस्ट की। तीसरा, हार्मोस को तो ईरान अब छोड़ने वाला है नहीं, उसने साफ संकेत दे दिए हैं। तो फिर इजराइल के करीब जाकर हमको जो हासिल हुआ, क्या उसकी कीमत इतनी थी जो हम अब चुकाएंगे या फिर चुका रहे हैं? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा भारत के जो गैस संकट पर सवाल खड़े हुए कि हम क्राइसिस के लिए तैयार नहीं थे, क्यों हमारे यहाँ इतना गैस का स्टोरेज नहीं था। तेल को लेकर भी बहुत से सवाल उठे जिसको लेकर भारत सरकार ने क्लियरली कुछ नहीं बताया कि कितने दिन का तेल है। तो अब यहाँ मैं आपको और बता दूं, लगातार ये बात बोली जा रही थी कि खुद पीएम ने बात बोली थी कि इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे लंबे वक्त तक। तो अब अगर युद्ध रुक गया है तो ऐसा नहीं है कि आज के आज से हार्मोज ऐसे खुल जाएगा और आज वहां शिप निकला और दिन तक इंडिया पहुंच जाएगा। ये जो कुछ भी है इसको नॉर्मलसी में आने में 6 से 7 महीने लगेंगे। तो अभी जो इसके परिणाम है ना, इसके एक्चुअली में अब परिणाम देखने को मिलेंगे भारत जैसी अर्थव्यवस्था में जिसमें बहुत बड़े लेवल पर एनर्जी का इंपोर्ट होता है, और यही बनाएगा विपक्ष मुद्दा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।